आज से लगभग 2400 साल पहले एक ऐसा इंसान हुआ जिसके पास ना तो अपनी कोई सेना थी और ना ही अपना कोई राज्य। फिर भी उस अकेले आदमी ने उस दौर की जो सबसे बड़ी सुपर पावर थी ना, मतलब सिकंदर की विशाल सेना, उसे घुटने टेकने और भारत से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और वो भी बिना किसी बिना किसी जादुई तलवार या हथियार के, सिर्फ अपनी कूटनीति और एक ऐसे मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से जिसे आज दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स डिकोड कर रहे हैं। सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में, या कह लीजिए इस डीप डाइव में, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने आज बहुत ही कमाल का मटेरियल है। हमने कई शानदार सोर्सेज को एक साथ खंगाला है, जिनमें वो रिसर्च पेपर भी है। इशिता आनंद का लिखा हुआ मॉडर्न लीडरशिप पर एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च पेपर है। इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई की इनसाइट से भरी टेडेक्स स्पीच है और चाणक्य इन डेली लाइफ किताब के कुछ बेहद व्यवहारिक अंश भी शामिल हैं, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं आज के टाइम में। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझें कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गुरु ने जो रणनीतियां बनाई थीं, वो आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूम और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों को कैसे सुलझा सकती हैं। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इतिहास को सिर्फ एक म्यूजियम के नजरिए से देखना बंद करें। मतलब सिर्फ एक पुरानी कहानी की तरह ना देखें। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब उसे समझा और लागू किया जाए। सोर्सेज में डॉक्टर पिल्लाई ने एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है। अच्छा, क्या है वो शब्द? उन्होंने कहा है नित्य नूतन, मतलब जो हमेशा नया रहता है। चाणक्य का ज्ञान केवल प्राचीन नहीं है, बल्कि वो शाश्वत है। एवर न्यू, जिसे हम कह सकते हैं। एवेन्यू। अगर हम आज की किसी नई समस्या को देखें, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट टेकओवर या ऑफिस पॉलिटिक्स का ही हम सामना कर रहे हैं, तो उसके पीछे का जो मानवीय मनोविज्ञान है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो आज भी वैसी ही है जैसी 2400 साल पहले थी। क्या बात है। और किसी भी महान सिद्धांत के पीछे के मनोविज्ञान को समझने के लिए ना, उसके रचयिता को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। सोर्सेज में चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं, उनके बारे में जो ऐतिहासिक विवरण है, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगते मुझे। वो तो है। उन्होंने भारत के स्वर्णिम युग की नींव रखी, अर्थशास्त्र की रचना की जिसमें 6000 सूत्र हैं, और चाणक्य नीति लिखी जिसमें 350 सूत्र हैं। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया ना, वो सिकंदर वाली घटना है। वो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। मतलब बिना किसी फिजिकल ताकत के, सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि सिकंदर को अपनी पूरी रणनीति ही बदलनी पड़ गई। पास उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन चाणक्य ये बहुत गहराई से समझते थे कि दुनिया पर राज तलवारें नहीं करती, बल्कि विचार करते हैं। बिल्कुल। एक सेना तभी तक लड़ सकती है जब तक उसका मनोबल ऊंचा हो। चाणक्य ने कूटनीति का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी के दिमाग में भ्रम या डर पैदा कर दें, तो आपको अपनी तलवार निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह। एक बात सोचिए, वो खुद कभी राजा नहीं बने। नहीं, कभी नहीं। उनके पास शुरुआत में कोई बहुत बड़ा फंड या कोई भारी साधन भी नहीं था। उन्होंने बस चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक टैलेंटेड लड़के को देखा जिसमें कोई शाही बैकग्राउंड नहीं था, बस एक क्षमता थी, एक स्पार्क था, एक पोटेंशियल था। उसे मेंटर किया, अपनी रणनीति लगाई और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो उस वक्त दुनिया का सबसे सफल यूनिकॉर्न बन गया, अगर हम आज की भाषा में कहें तो। ये कंपैरिजन बहुत सही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि चाणक्य प्राचीन काल के एक वेंचर कैपिटलिस्ट या स्टार्टअप इन्वेस्टर की तरह थे, जिन्होंने एक स्टार्टअप को चुना और उसे इतना बड़ा बना दिया? अगर हम उस वेंचर कैपिटलिस्ट वाले नजरिए से देखें ना, तो चंद्रगुप्त उनका केवल एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, बल्कि वो एक पूरा सस्टेनेबल इकोसिस्टम बना रहे थे। इकोसिस्टम मतलब देखिए, एक इन्वेस्टर सिर्फ पैसा नहीं लगाता, वो कंपनी को चलाने का एक पूरा स्ट्रक्चर देता है। चाणक्य ने भी सिर्फ एक राजा को गद्दी पर नहीं बिठाया, बल्कि उस राज्य को चलाने का एक पूरा फ्रेमवर्क दिया। अच्छा, वो जो सप्तांग मॉडल है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र के 6ठे अध्याय में इसे सप्तांग मॉडल कहा गया है। ये मॉडल असल में इस बात का ब्लूप्रिंट है कि एक राज्य, या आज के संदर्भ में कहें तो एक आधुनिक कंपनी, किन 7 अंगों से मिलकर बनती है। तो चलिए इस सप्तांग मॉडल को थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि सोर्सेज में इसे जिस तरह आज के बिजनेस मॉडल से जोड़ा गया है, वो सच में आंखें खोलने वाला है। ये बहुत ही प्रासंगिक है। इसका जो पहला तत्व है वो है स्वामी। स्वामी का अर्थ है लीडर या सीईओ। और दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्र में इसे किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं रखा गया है। अच्छा, सच में? एक सक्षम महिला लीडर को स्वामिनी कहकर भी संबोधित किया गया है।
स्वामी केवल एक पद नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का एक विजन है। विजनरी होना जरूरी है। लेकिन एक विजनरी लीडर अकेले तो कुछ नहीं कर सकता ना। और यहीं पर दूसरा तत्व आता है जिसे कहते हैं अमात्य। अमात्य यानी मंत्री, या अगर हम आज के दौर की बात करें तो हमारे मैनेजर्स। बिल्कुल सही। ये एक कंपनी की मैनेजमेंट टीम होती है। ये वो लोग हैं जो स्वामी के विजन को जमीन पर उतारते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब अगर एक सीईओ के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी है, लेकिन उसके अमात्य यानी मिडिल और टॉप मैनेजमेंट कमजोर है, तो वो आइडिया कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। कभी नहीं हो पाएगा। और तीसरा तत्व है जनपद, जिसका सीधा मतलब नागरिकों से है। बिजनेस की भाषा में कहें तो ये आपके कस्टमर्स हैं। वो लोग जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट? हाँ, अगर हम आज के भारत का ही उदाहरण लें तो 1.4 बिलियन की हमारी आबादी किसी भी ग्लोबल कंपनी के लिए सबसे बड़ा जनपद है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये सातों तत्व आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब चौथा तत्व देखिए, जो है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। हाँ, पुराने जमाने में एक राजा अपनी राजधानी के चारों ओर एक मजबूत पत्थर का किला बनाता था ताकि बाहरी दुश्मनों से बचा जा सके। लेकिन आज के दौर में दुर्ग का मतलब सिर्फ ईंट पत्थर का ऑफिस नहीं है। आज ये आपका फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब हमारे सर्वर्स, हमारा डेटा सेंटर और हैकर्स से बचाने वाला हमारा फायरवॉल। एकदम सही। आज का किला तो डिजिटल ही है ना? बिल्कुल डिजिटल किला है। और अगर आपके डिजिटल दुर्ग में सेंध लग जाए ना, तो आपका पांचवां तत्व सबसे पहले खत्म होगा, जो है कोष। कोष मतलब खजाना, राइट? हाँ, फिनेंस, या आज की भाषा में कहें तो कैश फ्लो। चाणक्य का मानना था कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना बाकी के 6 तत्व किसी काम के नहीं है। सही बात है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर कोष खाली है तो ना अमात्य काम करेंगे ना सेना। सेना से याद आया, हमारा छठा तत्व है दंड, यानी आर्मी। अब मॉडर्न बिजनेस में सेना कौन है, ये मैं सोच रहा था। क्या लगता है? हम इसे एचआर टीम कह सकते हैं, या फिर लीगल डिपार्टमेंट या साइबर सिक्योरिटी टीम कह सकते हैं, जो कंपनी को अंदरूनी झगड़ों और बाहरी मुकदमों से बचाती है। बिल्कुल, ये कंपनी का अपना रक्षा तंत्र है, डिफेंस मैकेनिज्म है। और सातवां तत्व कौन सा है? सातवां और अंतिम तत्व है मित्र। ये आपके सहयोगी हैं, आपके वेंडर्स, कंसल्टेंट्स, या वो देश जो कूटनीतिक रूप से आपके साथ खड़े हैं। मतलब आपके एलाइज। हाँ, ये पूरा सप्तांग मॉडल ना एक जीवित शरीर की तरह काम करता है। इंटरकनेक्टेड है पूरा। बिल्कुल। अगर इनमें से एक भी अंग काम करना बंद कर दे, मान लीजिए आपकी सप्लाई चेन के जो मित्र हैं वो आपसे टूट जाए, या आपका डिजिटल दुर्ग हैक हो जाए, तो रातों रात एक सफल कंपनी ढह सकती है। ये सप्तांग मॉडल वाकई एक बहुत ही मजबूत और लॉजिकल ढांचा है। मतलब 2400 साल पहले कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? यही तो उनकी दूरदृष्टि थी। लेकिन देखिए, ढांचा चाहे कितना भी फूल प्रूफ क्यों ना हो, उसे चलाने वाले स्वामी या लीडर का बर्ताव ही तय करता है कि वो ढांचा टिकेगा या नहीं। 100%। लीडरशिप सबसे अहम है। इशिता आनंद के रिसर्च पेपर में चाणक्य के सिद्धांतों को आधुनिक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के साथ मैप किया गया है। मतलब ऐसे लीडर्स जो बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। हाँ, पेपर में इसके बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पेपर में स्टीव जॉब्स का उदाहरण देकर उन्हें चाणक्य की दूरदर्शी लीडरशिप से जोड़ा गया है। स्टीव जॉब्स का उदाहरण यहाँ इसलिए इतना सटीक बैठता है क्योंकि चाणक्य का स्वामी वो है जो भविष्य की जरूरतों को वर्तमान में ही भांप ले। राइट। जॉब्स ने जब आईफोन बनाया तो उन्होंने ग्राहकों से ये नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने ये समझा कि भविष्य के जनपद को यानी मार्केट को किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब लीडरशिप का काम सिर्फ आज के ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं है, बल्कि उन्हें सेट करना है। बिल्कुल, ट्रेंड सेटर बनना है। अच्छा, पेपर में एक और कंपनी का जिक्र है, पेटागोनिया। उनके संस्थापक युवॉन चॉयनार्ड का जिक्र है। उन्हें नैतिक लीडरशिप यानी एथिकल लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण माना गया है। हाँ, वो एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। क्योंकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बहुत जोर देकर यह कहा है कि जो शासक न्याय को छोड़कर अन्याय का रास्ता अपनाता है, वो अपने ही लोगों द्वारा उखाड़ फेंका जाता है। बिल्कुल, न्याय सबसे ऊपर है। पेटागोनिया ने पर्यावरण और अपने कर्मचारियों को हमेशा मुनाफे से ऊपर रखा, जो इसी शाश्वत नीति का एक मॉडर्न रूप लगता है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला को अनुकूलनशीलता या अडेप्टेबिलिटी का प्रतीक बताया गया है। क्योंकि चाणक्य हमेशा समय और स्थिति के अनुसार खुद को बदलने की वकालत करते थे। जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी, बताइए। सोर्सेज को पढ़ते हुए ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठा और मुझे लगा कि ये दोनों बातें आपस में टकराती हुई लग रही हैं। अच्छा, कौन सी बातें? देखिए, एक तरफ तो हम पेटागोनिया और न्यायपूर्ण लीडरशिप की बात कर रहे हैं,
एथिक्स की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोर्सेज में ही चाणक्य नीति का एक बहुत मशहूर सूत्र दिया गया है कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही कॉमन डाउट है। अब अगर एक लीडर पैटागोनिया की तरह नैतिक होने की कोशिश करेगा, तो क्या वो उसी सीधे पेड़ की तरह नहीं बन जाएगा जिसे उसके क्रूर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सबसे पहले काट देंगे? देखिए, ये ना आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की बहुत ही गहरी डिबेट है। हाँ आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। हाँ जब चाणक्य कहते हैं कि सीधे मत बनो, तो उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी नैतिकता छोड़कर भ्रष्ट या बेईमान हो जाएं। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? उनका सीधा सा अर्थ है कि आपकी ईमानदारी आपकी नासमझी नहीं बननी चाहिए। अगर एक लीडर इतना सीधा है कि कोई भी सप्लायर उसे बेवकूफ बना दे या कोई प्रतिद्वंदी उसका फायदा उठा ले, तो अंततः नुकसान किसका होगा? उस लीडर की कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी का और उसके कर्मचारियों का, उसके निर्दोष नागरिकों का। मतलब आपके पास अच्छे इरादे हो सकते हैं, लेकिन आपको दुनिया की चालाकियों से अनजान नहीं रहना है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। बिल्कुल। एक सफल लीडर को बहुत व्यावहारिक या कहें प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास के लोग किस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं ताकि आप अपने दुर्ग और कोष की रक्षा कर सकें। आप खुद अन्याय ना करें, लेकिन इतने भोले भी ना बने कि दूसरे आप पर अन्याय कर जाएं। समझ गया, बहुत ही डीप बात है ये। मतलब अच्छे इंसान बनो, लेकिन अपनी आंखें और कान खुले रखो। हाँ, प्रैक्टिकल रहो। तो अब तक हमने बोर्ड रूम की बात की, राज्य और लीडरशिप की बात की, लेकिन चाणक्य नीति ना सिर्फ ऑफिस के दरवाजे तक आकर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी उतनी ही गहराई से लागू होती है, खासकर जब बात हमारी मानसिक शांति और हमारे आसपास के नकारात्मक लोगों की आती है। वो जो टॉक्सिक लोगों वाला हिस्सा है। हाँ, सोर्सेज में ना टॉक्सिक लोगों को लेकर एक बहुत ही कड़वी बात कही गई है। चाणक्य के अनुसार एक दुष्ट व्यक्ति एक सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये तुलना इसके पीछे के मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। अगर आप सोचें तो एक सांप स्वाभाविक रूप से आक्रामक नहीं होता है। सही बात है, वो खुद से हमला नहीं करता। वो तभी डसता है जब उसे उकसाया जाए या उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो। उसका जहर उसके बचाव का तरीका है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन एक टॉक्सिक इंसान का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो बिना किसी उकसावे के जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखाने या उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो आपकी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। और ऐसे लोगों से निपटने के लिए जो बचाव के तरीके बताए गए ना, वो मुझे किसी भी मॉडर्न साइकोलॉजी की किताब से कम नहीं लगे। क्या तरीके हैं वो? उन्होंने बहुत साफ चेतावनी दी है कि किसी की मीठी बातों या झूठी मुस्कान से धोखा ना खाएं, बाउंड्रीज तय करें। और ऐसे ऊर्जा चूसने वाले लोगों से निपटने के लिए चाणक्य ने जो सबसे बड़ा हथियार बताया है वो है मौन। मौन यानी साइलेंस। हाँ, अगर हम इसे आज की भाषा में समझें तो मौन रहना असल जिंदगी में ऐसे टॉक्सिक लोगों को म्यूट करने के बटन की तरह है। म्यूट बटन, ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है। जैसे हम टीवी पर किसी शोर मचाने वाले न्यूज चैनल को म्यूट कर देते हैं ना, क्योंकि उससे हमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा, उल्टा सिरदर्द हो रहा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही मौन रहकर हम उन टॉक्सिक लोगों को म्यूट कर देते हैं। इससे हम अपनी मानसिक ऊर्जा के कोष को, मतलब अपनी ट्रेजरी को, बेवजह खर्च होने से बचा लेते हैं। ये म्यूट बटन वाली एनालॉजी ना इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सटीक तरह से समझाती है। हर बात पे प्रतिक्रिया देना या हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। अपनी मानसिक शांति को बचाना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सेल्फ केयर है। राइट। और इसी संदर्भ में वो जो किताब है ना, चाणक्यन डेली लाइफ, हाँ। उसमें दिन की शुरुआत करने का एक बहुत ही शानदार रूटीन बताया गया है। हाँ, वो रूटीन मुझे बहुत पसंद आया। उसमें सलाह दी गई है कि दिन की शुरुआत किसी कर्कश शोर या अचानक वाले झटके से नहीं, बल्कि किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि या मधुर संगीत के साथ करनी चाहिए, जिससे मन शांत रहे। और उठते ही जो सबसे पहला काम बताया गया है वो है आणविक्षिकी का अभ्यास। आणविक्षिकी? बिल्कुल। आणविक्षिकी का मतलब है क्लियर थिंकिंग या स्पष्ट विचार। दिन भर के कामों, चुनौतियों और अपनी रणनीति पर शांति से विचार करना, ना कि बस बिना सोचे समझे दिन के कामों में अंधों की तरह कूद पड़ना। ये आज के समय में सबसे ज्यादा मिसिंग है। लेकिन यहाँ ना मैं एक थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। ये आणविक्षिकी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत पोएटिक है, लेकिन आज के समय में जैसे ही कोई इंसान सुबह आंख खोलता है, उसके फोन की स्क्रीन पर 50 अनरीड ईमेल होते हैं, व्हाट्सएप मैसेज और दुनिया भर के नोटिफिकेशंस होते हैं। हाँ, फोन तो हमारे हाथ में होता है। ऐसे में बिस्तर पर बैठकर बिना फोन देखे रणनीतिक विचार करना
क्या ये आज के इस फास्ट पेस दौर में मुमकिन है? मैं कहूंगी कि यही तो पूरी समस्या की जड़ है और यही कारण है कि आज हमें आन्वीक्षिकी की सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब कैसे? देखिए, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं तो आप तुरंत रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। रिएक्टिव मोड, हाँ। आप दूसरों की प्राथमिकताओं पर, दूसरों की समस्याओं का जवाब देने लगते हैं। आपके बॉस का ईमेल, किसी क्लाइंट का मैसेज। चाणक्य का ये अभ्यास आपको प्रोएक्टिव मोड में लाने के लिए है। मतलब दिन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बिल्कुल। अगर आप अपने दिन के पहले 15 मिनट भी शांति से ये सोचने में लगाते हैं कि आज का आपका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो आप अपने कोष यानी अपनी मानसिक ऊर्जा का सही बजट बना रहे होते हैं। वाह! क्योंकि चिंता करने से केवल ऊर्जा नष्ट होती है, रणनीति बनाने से ऊर्जा सही दिशा में लगती है। क्या बात है। और रणनीति बनाने के लिए ना सबसे जरूरी चीज है आपका अपना ज्ञान। शिक्षा को लेकर सोर्सेज में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक या कहें मेटाफर दिया गया है। वो पलाश के फूल वाला मेटाफर? हाँ, चाणक्य कहते हैं कि कोई इंसान चाहे कितने ही ऊंचे कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, या वो दिखने में कितना भी सुंदर हो, हैंडसम हो, अगर उसके पास विद्या नहीं है तो वो पलाश के फूल की तरह है। पलाश का फूल, जिसे हम ढाक या टेसू भी कहते हैं, वो आकार में बहुत बड़ा होता है और रंग में बहुत आकर्षक होता है, एकदम ब्राइट ऑरेंज। बिल्कुल। लेकिन उसमें कोई महक, कोई सुगंध नहीं होती, और बिना सुगंध के फूल को देवता पर भी नहीं चढ़ाया जा सकता। ये उदाहरण ना आज की जो हमारी दिखावे वाली दुनिया है उस पे बहुत तगड़ी चोट करता है। बहुत गहरी चोट है ये। आज के सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम वाले दौर में जहां हर कोई सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता, महंगे कपड़े या अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने की रेस में भाग रहा है, चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि बिना ज्ञान, कौशल और चरित्र के वो सब कुछ सिर्फ एक बिना महक वाले फूल की तरह है। एकदम सही। उसके बाहर से कितनी भी तारीफ हो जाए, कितने भी लाइक्स आ जाएं, लेकिन उसका कोई गहरा मूल्य नहीं है। ज्ञान ही वो असली सुगंध है जो इंसान को समाज में टिकने और इज्जत कमाने में मदद करती है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। ज्ञान आपको न केवल बाहरी दुनिया के सप्तांग मॉडल को चलाने की क्षमता देता है, बल्कि ये आपके अंदर की दुनिया को भी संतुलित रखता है। तो अगर हम आज के इन अलग अलग सोर्सेस से निकली हुई इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि चाणक्य नीति सिर्फ 2400 साल पुरानी कोई धूल भरी आउटडेटेड किताब नहीं है जो केवल राजाओं या आज के बड़े सीईओ के लिए लिखी गई हो। नहीं, ये सबके लिए है। हाँ, ये एक आम इंसान को सिखाती है कि वो अपने जीवन को कैसे मैनेज करे, अपनी ऊर्जा को सही जगह कैसे लगाए, टॉक्सिक लोगों से दूरी कैसे बनाए, और सबसे जरूरी, जीवन भर एक छात्र बनकर हर नई परिस्थिति के अनुकूल ढलना कैसे सीखे। बिल्कुल। ये केवल राज्य प्रशासन की कला नहीं है, मैं तो कहूंगी कि ये जीवन जीने की कला है। ये हमें एक ही समय में एक विजनरी और एक प्रैक्टिकल इंसान दोनों बनना सिखाती है। सच में आज की इस डीप डाइव ने कई पुराने नजरियों को दौड़ा है, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी और बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। ये विचार चाणक्य नीति के 3रे अध्याय से लिया गया है और ये बलिदान व बड़े लक्ष्यों के बारे में एक बेहद कठोर बात कहता है। चाणक्य कहते हैं कि एक परिवार की भलाई के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, गांव के लिए परिवार का, जिले के लिए गांव का, और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए यानी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इस पूरी पृथ्वी का ही त्याग कर देना चाहिए। उफ, ये दर्शन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई बहुत बड़ा और ऊंचा लक्ष्य सामने होना तो हमें छोटी छोटी चीजों या छोटे स्वार्थों का मोह छोड़ना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो हम सबके लिए एक खुला सवाल ये है कि हमें अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि हमारी अपनी आत्मा की उन्नति या हमारे जीवन के सबसे बड़े और अहम लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो कौन सी छोटी चीज़ें हैं, कौन सी टॉक्सिक आदतें या छोटे स्वार्थ हैं जिन्हें हमें आज ही अभी छोड़ देने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है ना? तो इसी गहरे विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।